सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स की इस वीडियो में हम 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। एक है यहाँ पे व्हीटस्टोन सेतु और दूसरा है मीटर सेतु। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आगे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देख लो, उसके बाद ही इन टॉपिक्स पे मूव करो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पे सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज PDF सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहला टॉपिक व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में मैं ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में नहीं बताऊंगा, सिर्फ यहाँ पे छोटा सा एक डेरिवेशन देखते हैं कि ये एक व्हीटस्टोन सेतु इसका नाम क्यों पड़ा। तो ये देखो, ये एक वायर है, A से ABC एक वायर है और इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है P और दूसरे में लगा है Q। यहाँ पे एक वायर है ADC, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है R और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है S। अब हम यहाँ से एक वायर को जोड़ते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और उस वायर को इस वायर पे हर जगह टच करके देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ विभव होता है, यहाँ पे कुछ विभव होता है। दोनों के विभव में अंतर की वजह से धारा इसमें प्रवाहित होती है और गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है इधर उधर होता है। लेकिन एक पॉइंट हमको यहाँ पे ऐसा मिल जाता है कि गैल्वेनोमीटर को टच करने पे यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई धारा इसमें प्रवाहित नहीं होती। इसका मतलब यहाँ का विभव और यहाँ का विभव क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। B और D को जोड़ने का काम ये वायर करता है, सेतु जैसा काम करता है, इसलिए इसका नाम हो गया व्हीटस्टोन सेतु। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जब इसमें धारा शून्य हो जाती है तो इसको हम मानते हैं कि संतुलित हो गया। तो संतुलित अवस्था में P/Q मतलब इस रेजिस्टेंस का रेशियो और इस रेजिस्टेंस प्रतिरोध का रेशियो R/S ये दोनों इक्वल होता है। चलो इसको लाना है हमको, इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको किरचॉफ का नियम लगाना होगा। किरचॉफ का धारा का नियम, ये धारा का नियम एक होता है। यहाँ पे लगाते हैं कि धारा को कैसे बांटते हैं। एक I1 धारा, I धारा यहाँ पे जा रही है। हमने माना कि इससे जो धारा है वो कितनी चली गई। हमने देखा कि इधर से मान लिया कि इधर से I1 धारा इसमें चली गई, I जा रही है, इधर से I1 धारा निकल गई, तो इसमें जाने के लिए कितनी बची, I-I1। आगे बढ़ते हैं इस बिंदु पे, फिर देखते हैं कि I-I1 यहाँ तक पहुँची, लेकिन इसमें से कुछ धारा, कितनी धारा, IG इधर निकल गई। तो इसमें अब कितनी बची जाने के लिए, I-I1 -IG। समझ में आ रही है बात। ठीक इसी तरह से I1 इधर की तरफ जा रही है, IG इधर से आ रही है, दोनों किधर निकल जाती है, इस तरफ, I1 इधर से और IG इधर से। तो टोटल इधर से कितनी धारा जा रही है, I1 + IG। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने ये संतुलन या हमने जो ये बंटवारा किया है करंट का, धारा का, वो सही है कि नहीं। तो इस बिंदु पर जो टोटल धारा इसमें निकलनी चाहिए, इस चालक में, इस जो वायर में निकलनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, I। इसमें I करंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितनी करंट आती है। इधर से कितनी आ रही है, I-I1 - IG। इधर से I-I1 - IG करंट जा रही है, इधर से I1 + IG। दोनों को जोड़ देते हैं, I1 + IG। दोनों को जोड़ दिया, हमने देखा कितनी करंट मिल रही है, I। इसमें कितनी करंट आ रही है, I। तो अब हमारा जो हमने बंटवारा किया है धारा का वर्गीकरण किया है, ये सही है। अब चलो ये हो गया। अब किरचॉफ का लूप नियम लगाते हैं हम। यहाँ पे लूप लॉ लगाते हैं। लूप लॉ क्या होता है कि जो विभवांतर है हर एक लूप में, एक परिपथ में या एक लूप में जो विभवांतर होता है, विभवांतर, सारे विभवांतर के योग को हम कर देते हैं, मतलब सभी विभवांतर है उनका योग किया जाता है, तो टोटल कितना आना चाहिए, 0। ये हमारे किरचॉफ का परिपथ नियम बोलता है। तो यहाँ पे विभवांतर कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे प्रतिरोध होता है। यहाँ पे प्रतिरोध P है, तो विभवांतर के लिए P में इसमें धारा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ का विभवांतर निकल जाएगा, यहाँ का विभवांतर, यहाँ का विभवांतर। ये जो हम लूप लॉ अप्लाई कर सकते हैं, एक बार हमको एंटी क्लॉकवाइज
क्लॉकवाइज चलना होगा और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, जैसा मन हम वैसे चल सकते हैं। तो इसमें देखो मैं चलता हूँ क्लॉकवाइज, आगे हम परिपथ लिख लेते हैं। क्लॉकवाइज किस परिपथ में चलेंगे, ए बी डी और फिर पहुंच जाएंगे ए पे, ऐसे चलेंगे इस परिपथ में। तो हम देखते हैं ये परिपथ है हमारा या लूप है, ए से चलते हैं बी पे पहुंचते हैं, फिर डी से फिर ए पे आ जाते हैं। समझ में आ रही बात, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे अंत करना जरूरी है। तो देखो इसमें चलते हैं, सबसे पहला विभवांतर, हम इधर जा रहे हैं, धारा भी इधर जा रही है, तो यहाँ पे जो विभवांतर होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी आई माइनस आई वन, ये विभवांतर। फिर यहाँ पे हम भी इधर की तरफ जा रहे हैं और करंट भी इधर की जा रही है, धारा भी इधर, तो यहाँ पे भी विभवांतर पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा जी आई जी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखते हैं, हम इधर की तरफ जा रहे हैं लेकिन धारा इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ का जो विभवांतर होगा वो माइनस में होगा। ये कितना होगा, आर आई वन इक्वल टू कितना होगा, 0। हम यहाँ पे पहुँच गए। अब ध्यान दो कि हम देखते हैं संतुलन की अवस्था में आई जी की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, 0। तो आई जी की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो, तो पी आई माइनस आई वन और ये प्लस जी आई जी की वैल्यू 0 हो गई और माइनस आर आई वन। आर आई वन को इधर लेके चले जाओ, ये तो 0 हो गया पूरा, तो ये हमारा हो गया पी आई माइनस आई वन और ये हो गया आर आई वन। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे हमको इक्वेशन 1 बना लेना है। अब हमको परिपथ में कौन से परिपथ में चलना है, परिपथ यहाँ पे दूसरा परिपथ हम लेते हैं इस वाले में, तो बी सी डी बी हम लेते हैं। इसमें भी हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं, तो देख लेते हैं बी सी डी बी, इसमें चलते हैं। यहाँ पे भी लगाते हैं एक बार, सबसे पहला विभवांतर यहाँ पे मिलता है, हम भी इधर चल रहे हैं, धारा भी इधर जा रही है, ये पॉजिटिव होगा। तो कितना होगा, क्यू आई माइनस आई वन माइनस आई जी। दूसरा विभवांतर कहाँ मिलेगा, हम इधर जा रहे हैं, इसमें घूम रहे हैं और धारा उधर जा रही है, मतलब विभवांतर क्या होगा यहाँ पे, माइनस में। वो विभवांतर कितना होगा, माइनस एस आई वन प्लस आई जी। समझ में आ रही है बात। फिर यहाँ पे हम चल के घूम के आए, फिर ऊपर हमको जाना है लेकिन धारा नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पे भी विभवांतर माइनस होगा। ये कितना होगा, माइनस जी आई जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब संतुलन अवस्था में आई जी कितना होगा, 0। इसमें आई जी की वैल्यू हर जगह 0 रखो, तो क्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ आई माइनस आई वन। ये वाला टर्म एस माइनस एस आई वन हो जाएगा इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्यू आई माइनस आई वन और ये हो जाएगा इक्वल टू एस आई वन। समझ में आ रही है बात। यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन सेकेंड तो बन गया, इक्वेशन 1 और सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 हमारा क्या बना था, पी आई माइनस आई वन इक्वल टू आर आई वन। यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड क्या बना था, क्यू आई माइनस आई वन और ये क्या था, एस आई वन। ये दोनों कैंसल आउट, ये दोनों कैंसल आउट, तो यहाँ पे बच क्या गया, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। यही हमको लाना था। बहुत ईजी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर भी कोई डाउट है तो एक बार पीछे से इसको रिवाइज करके पढ़ना वीडियो को फिर से। और अगर कोई फिर भी डाउट बच जाता है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी डाउट से रिलेटेड है। अब चलो दूसरा टॉपिक यहाँ पे आता है जिसका नाम है मीटर सेतु। मीटर सेतु के बारे में देखते हैं। ये भी किरचॉफ के नियम पे ही, व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। देख लो, इसमें भी यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हैं एक आर्म में, और यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, एक वायर लगा है 1 मीटर जिसका कुछ लेंथ है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है एक वायर का। अब बताता हूँ मैं ये काम कैसे करता है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स हमको दिया रहता है जिससे हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, और ये जो रेजिस्टेंस है ये अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका मान हमको निकालना होता है। तो इसका मान निकालना होता है, इसका रेजिस्टेंस हमको पता होता है, हम निकाल के खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से धारा जा रही है, इसमें भी जा रही है और इसमें भी जा रही है, ठीक है ना। अब हमने देखा है गैल्वेनोमीटर यहाँ से कनेक्ट करके और यहाँ पे बार बार चेक किया, बार बार एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे मिला जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में धारा 0 है। अब धारा 0 है तो ये एक वायर की लेंथ इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक इस वायर की लेंथ हमने कितने ली है, L। ये टोटल वायर जो होती है वो 100 सेंटीमीटर की होती है। समझ में आ रही बात। यहाँ से यहाँ तक की वायर की लेंथ कितनी है, L।
और यहाँ से यहाँ तक 100 में से L चला गया तो कितना बचा 100 माइनस L। तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और यहाँ से इसका प्रतिरोध निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, दो रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, इसका नाम हमने P और Q दे दिया और इसका हमने R दे दिया। समझ में आ रही बात? P और Q का वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकाल सकते हैं? P इक्वल टू क्या होता है, रो और ये लेंथ। समझ में आ रही बात? और एरिया। ठीक है, तो लेंथ हम पता कर सकते हैं, एरिया ऑलरेडी वायर का पता कर सकते हैं और ये मटेरियल का हमको रेजिस्टिविटी हमको पता होता है, प्रतिरोधकता हमको पता होती है। Q इस तरह से पता कर सकते हैं, रो इसका लेंथ 100 माइनस L है और ये A है। P और Q हमको पता है, R हमको पता है और S हमको निकालना है। तो संतुलन की अवस्था में P अपॉन Q, R अपॉन S, S हमको निकालना है, S को इधर भेज देते हैं। तो S इक्वल टू क्या हो गया, R इंटू Q बाई P। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं Q की, कितना है, रो 100 माइनस L बाई A और यहाँ पे क्या है, रो L बाई A। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे कैंसल आउट कराओ तो S की वैल्यू कितनी हो जाती है, R जो रेजिस्टेंस बॉक्स में प्रतिरोध लगा है ये वाला, और यहाँ पे ये हो गया 100 माइनस L। लेंथ की वैल्यू यहाँ पे ऊपर स्केल लगा होता है, हमको दिख जाता है कि कितनी लेंथ पे गैल्वेनोमीटर से करंट पास आउट नहीं हो रही। तो लेंथ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे L और रेजिस्टेंस बॉक्स में R की वैल्यू, मतलब S की वैल्यू हम इजीली मीटर से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक कोई भी अननोन रेजिस्टेंस का। तो ये जो टॉपिक्स है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से पढ़ो और इन सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते हो तो मैं बताता हूँ 100% कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।